मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे वैद्युत चालन होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, उसके मात्रक, भूमि सूत्र, दिशा, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। वैद्युत चालन में हम पढ़ेंगे कि वैद्युत चालन होता क्या है, धातुओं में वैद्युत चालन क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो हम शुरुआत करते हैं वैद्युत चालन से। देखिए, वैद्युत चालन की परिभाषा हो जाएगी वैद्युत चालन इंग्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। परिभाषा क्या होगी, देखिए परिभाषा होगी आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने को वैद्युत चालन कहते हैं। ठीक, आवेशित कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने को क्या कहेंगे, वैद्युत चालन कहेंगे। और इस आवेशित कण को ही आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक कहेंगे, ठीक है। अब आवेशवाहक तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते ही आवेशवाहक, लेकिन इन दोनों में असली जिम्मेदारी किसकी होती है। तो हम इसके लिए समझेंगे कि धातुओं में वैद्युत चालन क्या होता है, क्योंकि हम ज़्यादा अपनी पढ़ाई इसमें धातुओं के संबंध में ही करेंगे। तो धातुओं में वैद्युत चालन क्या होता है देखते हैं, तब पूरा समझ में आ जाएगा कि आवेशवाहक होता क्या है और ये क्यों धारा को प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो धातुओं में वैद्युत चालन या इसे कहते हैं कि धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसी को कहेंगे क्या, धातुओं में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो इसको समझिए पहले ये होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में कोई भी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ये जो 11 होता है ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि उस धातु के एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और जो 23 है वो 11 और 12 मिलकर के 23 है, मतलब 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जरा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, परमाणु की संरचना बनाते हैं। देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, नाभिक, जिसमें प्रोटॉन हो जाएंगे कितने, 11, और न्यूट्रॉन है कितने, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो क्या होगा, 2, 8 और 1। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, दूसरी कक्षा में हम बनाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और
अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये हो गया सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संरचना। अब बताइए, आप जानते हैं कूलाम के नियम से कि दो परस्पर विपरीत आवेशों के बीच में वैद्युत आकर्षण बल और परस्पर समान प्रकृति के आवेशों के बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। जो प्रोटॉन होते हैं उन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। मतलब ये सब क्या है, ऋणावेशित है। अब अगर पहली कक्षा के दो इलेक्ट्रॉनों की बात करें जो P से क्या है, आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। अब अगर पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा की बात करें तो ये क्या है, कक्षा की दूरी बढ़ गई है। मतलब कि अगर r की बात करें तो नाभिक के केंद्र से इसकी दूरी और इसकी दूरी की अगर तुलना करेंगे तो ये कम है, ये ज्यादा है। तो दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल होगा वो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूरी जो परमाणुओं के बीच की, जो आवेशों के बीच की दूरी है वो क्या हो गई, अधिक हो गई है। और यही अगर पहली कक्षा और तीसरी कक्षा की बात करेंगे या दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि तीसरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ज़्यादा दूर है बजाय किसके, दूसरी और पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के। तो जो तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उन पर इन दोनों कक्षाओं पर लगने वाले बल की तुलना में क्या होगा, कम बल लगेगा। तो ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है इनको अगर कहीं से भी ऊर्जा मिल जाए, कहीं से भी ऊर्जा मिल जाए, चाहे तो आप प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रख दीजिए, चाहे आप घर्षण दे दीजिए, चाहे आप ऊष्मीय ऊर्जा दे दीजिए, कहीं से भी अगर इनको ऊर्जा दे दीजिए तो ये क्या करेंगे, इस कक्षा को छोड़कर स्वतंत्र हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त का मतलब इसलिए क्योंकि ये मुक्त हो सकते हैं, अगर इनसे कहीं से भी ऊर्जा मिलेगी इनको तो ये इस कक्षा को छोड़कर इसके बंधन से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अगर और अधिक ऊर्जा दी जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, उनसे पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इनको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस बन जाएगा। मतलब इसके नाभिक में एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो वो मुक्त होके कहीं बाहर नहीं जाएगा बल्कि उसमें क्या आएगा, एक धनावेश आएगा। तो जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अब बताइए जरा कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक धनावेश नाभिक में बन गया, तो जो धनावेश नाभिक में बनता है उसको क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। वो बधा रहता है, वो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये उस पदार्थ में, जो भी चालक पदार्थ है उसमें गति करने के लिए क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो जिस भी कक्षा में, जिस भी तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह पदार्थ उतना ही चालक होता है, और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम या नगण्य होती है वो उतना ही कम, या ये कहें कि कुचालक पदार्थ होता है। तो ये जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ये क्या क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो बद्ध आवेश होता है, मतलब जो धनावेश है वो बद्ध आवेश कहलाता है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यही तो गति करने के लिए स्वतंत्र है उस पदार्थ में। तो जो गति करेगा वहीं पे वैद्युत चालन होगा, और जो गति करेंगे उसी के हिसाब से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो किसी भी धातु में धारा प्रवाहित होने के लिए असली जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है? तो आप कहेंगे सर किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाहित होने के लिए जो वास्तविक जिम्मेदार होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और आप एक बात यहाँ एक बार और नोट करके लिखिए कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, पहली वीडियो हमने बताया था, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों
की गति के विपरीत दिशा में होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती है। ये अब हम पूरी पढ़ाई किस पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को लेकर पढ़ेंगे, ना कि प्रोटॉनों को लेकर। तो ये हमारे दिमाग में हमेशा बने रहना चाहिए कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा राइट टू लेफ्ट होगी। तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित होने के लिए जो वास्तविक जिम्मेदार हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आवेशवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशवाहक। मतलब आवेश को ढोने वाले क्या कहलाएंगे, आवेशवाहक कहलाएंगे। और यही किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए असली जिम्मेदार होते हैं। अब हमने देखा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही धारा प्रवाहित करने के लिए वास्तविक जिम्मेदार हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, अर्थात आवेशवाहकों की संख्या अधिक होगी, या चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वह पदार्थ उतना ही अधिक चालक होगा। तो देखिए कॉपर जो होता है, कॉपर नहीं बल्कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इसीलिए चांदी को क्या कहते हैं, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है, चांदी के बाद आता है तांबा, के बाद सोना, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद लोहा, और नीचे भी पदार्थ आ जाते हैं। ये होता है चालकता का घटता हुआ क्रम। चालकता का क्या है, घटता हुआ क्रम है ऊपर से नीचे तक। अगर आपसे पूछे कि चांदी और तांबा में सबसे ज्यादा चालक पदार्थ कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, चांदी। तांबा और सोना में सबसे ज्यादा चालक पदार्थ कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए तांबा। एल्यूमिनियम और सोना में तो सोना, मतलब जो ऊपर की तरफ है वो अधिक चालक है, जो नीचे की तरफ है वो कम चालक है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी वह पदार्थ उतना ही चालक होगा। तो कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, बल्कि होते ही नहीं है, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। अब सीखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में इसकी परिभाषा पूछती है और आगे एक संबंध भी निकालेंगे उसको पूछता है। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है समझते हैं पहले। किसी भी चालक पदार्थ में क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। कब, जब उसको प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब। मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है ए बी, यहाँ पे हमने भी ए विभव दिया और दूसरे पॉइंट पे